नमस्कार। जनादेश एक्सप्रेस के सभी पाठकों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भारत के अखंड होने की बात करेंगे। भारत फिर से अखंड होगा क्योंकि यही भारत की नियति है। अखंड भारत का स्वप्न कुछ लोगों को असंभव लगता हो, लेकिन यदि हम इतिहास का अवलोकन करेंगे तो ध्यान आएगा कभी जो बातें असंभव लगा करती थीं, कुछ समय पश्चात वह संभव भी हुआ है। मनुष्य की उम्र कुछ वर्ष हुआ करती थी, पर देशों की उम्र हजारों हजार वर्ष की होती है। मैं रहूं न रहूं, यह देश रहना चाहिए, यह पंक्ति प्रत्येक राष्ट्रभक्त भारतवासी की मनोभाव है। इस भाव को चरितार्थ करने के लिए न जाने कितनी ही पीढ़ियों ने अपने आप को इस मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया। अखंड भारत हमारे लिए केवल शब्द नहीं, हमारी श्रद्धा भाव, देशभक्ति व संकल्प का अनवरत प्रयास है, जिसे प्रत्येक देशभक्त जीवंत महसूस करता है। हम इस भूमि को मां मानते हैं और पुत्रवत इस भूमि की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हम कहते भी हैं कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, इसलिए माँ का प्रत्येक कष्ट हमारा कष्ट है। और एक माँ खंडित रहे, कष्ट में रहे, यह उसके पुत्र को कैसे स्वीकार हो सकता है। समय समय पर भारत खंडित कैसे हुआ, कौन सी गलतियां हमसे हुई, वो कौन से कारण रहे जिन्होंने इसकी पृष्ठभूमि लिखी, इन सब का चिंतन, विभाजन की पीड़ा व पुनः अखंड होने का विश्वास व संकल्प ही इसका एकमात्र हल है। जब भारत की लाखों आंखों में पलने वाला यह अखंड भारत का सपना करोड़ों करोड़ों हृदयों की धड़कन बनकर धड़कने लगेगा, तभी यह संभव होगा। संस्कृत ही हमारा मूल। 1947 में ही भारत का पहला व आखिरी विभाजन नहीं हुआ। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र स्वरूप ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत की सीमाओं का संकुचन 1947 से काफी पहले शुरू हो चुका था। 7वीं और 9वीं शताब्दी तक लगभग 250 साल तक अकेले संघर्ष करते हिंदू अफगानिस्तान इस्लाम के पेट में समा गया। हिमालय की गोद में बसे नेपाल, भूटान आदि जनपद अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मुस्लिम विजय से बच गए। अपनी संस्कृति अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता का मार्ग अपनाकर अब वह राजनीतिक स्वतंत्रता संस्कृति पर हावी हो गई है। श्रीलंका पर पहले पुर्तगाल, फिर हॉलैंड और अंत में अंग्रेजों ने राज किया और उसे भारत से पूरी तरह अलग कर दिया। यद्यपि श्रीलंका की पूरी संस्कृति भारत से गए सिंहली और तमिल समाज पर आधारित है। दक्षिण पूर्व एशिया के हिंदू राज्य क्रमशः इस्लाम की गोद में चले गए, किंतु यह आश्चर्य है कि भारत से कोई सहारा न मिलने पर भी उन्होंने इस्लामी संस्कृति के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। इस्लामी उपासक पद्धति को अपनाने के बाद भी उन्होंने अपनी संस्कृति को जीवंत रखा और पूरे विश्व के सामने इस्लाम के साथ सह अस्तित्व का एक नमूना पेश किया। किंतु मुख्य प्रश्न तो भारत के सामने है। 1300 वर्ष से भारत की धरती पर वो वैचारिक संघर्ष चल रहा है, उसी की परिणति 1947 के विभाजन में हुई। पाकिस्तानी टेलीविजन पर किसी ने ठीक ही कहा था कि जिस दिन 8वीं शताब्दी के पहले हिंदू ने इस्लाम को कबूल किया, उसी दिन भारत विभाजन के बीज पड़ गए थे। इसे तो स्वीकार करना ही होगा कि भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम आधार पर हुआ। पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक देश घोषित किया, वहां से भी सभी हिंदू सिखों को बाहर खदेड़ दिया। अब वहां हिंदू सिख की जनसंख्या लगभग शून्य है, लेकिन फिर भी भारत अखंड बनेगा। भारत बोध का अभाव। विभाजन के कारणों की समीक्षा करने पर ध्यान आता है कि तत्कालिक नेतृत्व के मनों में भारत बोध का अभाव व राष्ट्र और भारतीय संस्कृति के बारे में भ्रामक धारणा थी। अंग्रेज अपनी चाल में सफल हुए और उनके द्वारा स्थापित बात कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा और न है, बल्कि यह तो अनेक राज्यों का मिश्रण है, उस पर देश के अधिकतर नेता भी उन्हीं बातों में आकर उन्हीं की भाषा बोलने लगे। श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखी पुस्तक ये नेशन इन मेकिंग का शीर्षक भी इसी बात की ओर इशारा करता है। अंग्रेजों ने उस समय एक और नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किया और उसमें भी उन्हें सफलता मिली। जैसे मुसलमान व वे बाहर से आए हैं, वैसे ही आर्य भी बाहर से आए हैं और वही अब हिंदू के नाम से जाने जाते हैं। समय समय पर देश हित को पीछे छोड़ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ने ही विभाजन की बात को हवा दी। तुष्टीकरण के नाम पर भारत के मान बिंदुओं के साथ समझौता किया गया, फिर चाहे वो करोड़ों देशवासियों के देशभक्ति के भाव को बढ़ाने वाला गीत वंदे मातरम के विरोध की बात हो या राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भगवा रंग व चरखे को न मानने की बात हो। राष्ट्रीय जनसंपर्क की भाषा के रूप में हिंदी को न स्वीकार करने की बात हो,
गौ हत्या, बंदी की मांग का विरोध हो या फिर अनेक महापुरुषों का महत्व किए जाने की बात, इन मान बिंदुओं पर होते आघात के कारण हिंदुओं की आस्था के केंद्र बिंदु कम होते चले गए व मुस्लिम समाज को भी अलगाव बढ़ता चला गया। विदेशी आक्रांताओं ने समय समय पर भारत पर हमले करे हमें पराधीन करने का प्रयास किया। हम पराधीन भी हुए, लेकिन कभी भी हमने पराधीनता स्वीकार नहीं की। हम उनके खिलाफ संघर्ष करते रहे, परंतु 1947 हमारे अपने ही राजनीतिक नेतृत्व ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। यह देशवासियों के लिए सबसे दुखद था। अंग्रेज जो स्वतंत्रता हमें जून 1948 तक देने वाले थे, वह 15 अगस्त 1947 को दी जाएगी। ऐसी घोषणा उनके द्वारा 3 जून 1947 को ही कर दी गई, ताकि कांग्रेस व मुस्लिम लीग को पुनः सोचने का मौका मिल सके और देश में अनेक प्रतिरोध में भी वातावरण न बन सके। भारत का विभाजन अस्थायी नहीं। हम सबके सामने प्रश्न यह है कि हम केवल पुरानी बातों का रोना न रोते हुए आज हम अखंड भारत के लिए क्या कर सकते हैं, यह सोचना होगा। यह भारत, यह हमारा व आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है कि हम इस अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करेंगे। यही दृढ़ शब्द हमारे आगे के रास्ते को प्रशस्त करेगा। यह कार्य हम ही प्रारंभ करेंगे ऐसा नहीं है, हमारे पूर्वजों ने भी यह कार्य को जारी रखा। इसी कारण आज हम इस अखंड भारत के विषय में अपनी भूमिका के बारे में सोच पा रहे हैं। प्रसिद्ध विद्वानों के निष्कर्षों तथा कथनों से भी यह ध्यान आता है कि भारत का विभाजन अस्थायी नहीं है। जनरल करियप्पा ने कहा है कि भारत फिर से संगठित होगा। महर्षि अरविंद के शब्दों में हम अस्थायी विभाजन के निर्णय को स्वीकार नहीं करते। महात्मा गांधी के अनुसार दोनों की संस्कृति एकता और दोनों का लचीलापन ही दोनों को एक बनाने का प्रयत्न करेगा। परंतु लेखक वान फाल्वोबर्ग ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से भारत और पाकिस्तान का विभाजन इतना तर्कहीन है कि आश्चर्य होता है कि यह कितने समय तक चल सकेगा। भारत की अखंडता का आधार भूगोल से ज्यादा सांस्कृतिक है। अखंड भारत कब होगा यह कहना कठिन है, लेकिन भारत फिर से अखंड होगा ही यह तय है, क्योंकि यही भारत की नियति भी है। और हम सब तो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से पिछले कुछ समय बहुत ही असंभव लगने वाली बातों को संभव होते हुए देखा है। फिर चाहे वो श्री राम मंदिर निर्माण का विषय हो, धारा 370 की समाप्ति या फिर 3 तलाक का मामला। हम याची देही याची डोला, यानी यहाँ आँख से व इसी शरीर से को मानने वाले लोग हैं। अखंड भारत की आकांक्षा के साथ साथ हमें अपने लिए कुछ करने वाली बातें भी तय करनी होगी। हमें समाज की कमियों को पहचान कर उनको दूर करने के लिए तत्पर रहना होगा। अपने आप को संगठित रखना होगा, अपने सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना व जीवन में उसका प्रकटीकरण दिखे और प्रयासरत रहना होगा। देश हित के बारे में सोचने वाले बंधुओं को व समाज की सज्जन शक्ति को साथ लेकर चलना होगा। इन सब करणीय बातों को ध्यान में रखते हुए नित्य प्रति अखंड भारत का स्वप्न हमारी आंखों में रखना है। मैं अपने इसी जीवन में अखंड भारत को साकार होते हुए देखूंगा। यही प्रबल इच्छा शक्ति हमारे आगे मार्ग को भी तय करेगी और हम अखंड भारत को साकार होते हुए देखेंगे। ऐसे में जब पूरा देश आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमारी भूमिका व कर्तव्य और अधिक बढ़ जाता है कि हम आजादी के इस भाव को अछूड़े रखते हुए अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने की अपनी जिम्मेदारी को भी तय करें। नमस्कार, आप देख रहे थे जनादेश एक्सप्रेस लाइव। मैं अभय कुमार।